हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के दूसरे अध्याय असल धन पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक अबरार मोहसिन और कामरान मोहसिन जी है। यह कहानी एक गरीब चरवाहे की है जो बहुत बुद्धिमान था। दूर दूर से लोग अपनी परेशानी लेकर उसके पास आते थे। उसके बुद्धिमानी के किस्से राजा तक पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है और ये इस पाठ का शीर्षक असल धन क्यों है, ये हम जानेंगे जब हम पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बहुत दिनों की बात है, ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा अर्थात चरवाहे का अर्थ है पशुओं को चराने वाला, गाय भेड़ आदि। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। वो चरवाहा जो था ना, वो बहुत गरीब था। बस उसे 2 टाइम का खाना, वो भी रूखा सूखा खाना मिल जाता था। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे। उसके पास पहनने के लिए कैसे कपड़े थे? भेड़ के ऊन से बने फटे पुराने कपड़े। और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। और वो जिस झोपड़ी में रहता था वो छोटा सा झोपड़ी था जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह गरीब था लेकिन गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। इसका कारण क्या था कि उसमें बहुत सारे गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। उसके बहुत गुण थे। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और उन्हें वो बड़ी बुद्धिमानी, जटिल समस्या मतलब पेचीदा उलझन भरी समस्या लेकर आते, लेकिन वह बड़ी बुद्धिमानी से उन समस्याओं को सुलझा देता, सॉल्व कर देता। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। गांव में जितने झगड़े होते थे उनका भी निपटारा वही करता था, उन झगड़ों को वही सुलझाता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। धीरे धीरे उसके बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक पहुंच गए। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है, वह केवल एक चरवाहा है परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। लोग बातें करते आपस में कि दारा कितना बुद्धिमान है, वो एक चरवाहा है लेकिन उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। लोग आपस में बातें करते हो कि इतना बुद्धिमान है, संसार में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब दारा के पास ना हो। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। ऐसा कोई समस्या भी नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दारा ना सुलझा सके। उस हर समस्या का हल दारा के पास है। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। लोग बोलते ईरान में दारा जैसा कोई और नहीं है, ऐसी समझदारी रखने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। दारा की बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के राजा के कानों तक भी जा पहुंची। उनके कानों में ये बात पहुंच गई कि एक चरवाहा है जो बहुत ही बुद्धिमान है। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उन दिनों राजा के सामने या शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी उनके सामने जिनसे वे बहुत परेशान थे। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। राजा ने क्या किया, एक दूत भेजा दारा के पास और अपनी समस्या लेकर उस दूत को भेजा कि वो दारा को जाकर अपनी राजा की समस्या जो बताए और उनसे सुझाव मांगे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। दारा ने उस समस्या को बहुत ही जल्दी से सुलझा दिया, सॉल्व कर दिया, वो भी इतनी समझदारी से कि राजा दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। राजा ने मन ही मन कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ यानी समझदारी रखने वाला व्यक्ति का स्थान उस भेड़ों के साथ नहीं है।
उसका स्थान राज सिंहासन में है। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। दारा दरबार में आ गया और राजा को सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। उन्होंने दारा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे दरबार में रहे, ताकि राज्य की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, उन सब के विषय में हम तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिराखों पर। दारा ने सिर झुकाकर बोला कि आपका हुक्म सराखों पर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। दारा शाह के साथ दरबार में नहाने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। दारा शाह से इतने प्रभावित थे, किसी इंसान के बहुत प्रभावित मतलब किसी इंसान के बहुत ज़्यादा प्रभाव में आना, इतने प्रभावित थे कि दारा के बिना राजा का एक क्षण भी मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। राजा कोई भी काम दारा से परामर्श लिए बिना नहीं करते थे। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। राजा हर समय उसे अपने पास रखते और अपने राज सिंहासन के पास में उसे बैठाते। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। जैसे जैसे राजा के दरबार में उसका सम्मान इज्जत बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दूसरे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन जेलसी बढ़ती गई। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते, यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। उन लोग आपस में बात करते, ये चरवाहा राजा के पास सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है, शाह ने इसे बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। जब से ये दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं, हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। जब से ये आया है, शाह तो हमसे कुछ पूछता ही नहीं है, हमें तो इसमें कोई अच्छा गुण नहीं दिखाई देता। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। दरबारी क्या करने लगे, राजा के पास जाकर उनके कान भरने लगे, दारा के खिलाफ बुरा भला बोलने लगे। परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो, लेकिन राजा ने बोला, मुझे लगता है तुम लोग दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। उसकी बुराई करने से अच्छा होता कि तुम लोग भी उसके जैसे अच्छे गुण अपने अंदर पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। राजा ने बोला कि अपने को अच्छा बनाना बहुत कठिन है, लेकिन अच्छे लोगों में कीड़े निकालना माने दोष निकालना बहुत आसान काम है। मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो, तुम लोग झूठे हो और दुष्ट हो, मैं बदमाश हो, तुम लोगों की मैं एक नहीं सुनूंगा। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। शाह के मन में दारा के लिए जो प्यार और सम्मान था, वह दिन और प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। शाह ने दारा को बहुत सारा धन भी दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। एक दिन शाह ने दारा को बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता तुमसे दूर रहने के लिए, लेकिन ऐसी कुछ मजबूरी, ऐसी कुछ परेशानी है कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। दारा के मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? दारा को दुख हुआ और उसने दुख और आश्चर्य से पूछा कि मेरा दोष क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान का एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। राजा ने बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत मतलब प्रदेश का गवर्नर बना रहा हूँ। गवर्नर अर्थात राज्यपाल बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है, वहाँ पर कोई शासन करने वाला नहीं है। वहाँ का शासन बहुत ही बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट है। वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं और जो कर्मचारी है, वे सब भ्रष्ट हैं, वे सब दुष्ट हैं। अराजकता फैली हुई है। अराजकता माने राजा का ना होने से जो अशांति फैलती है, उसे बोलते हैं अराजकता। पूरे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सब भ्रष्ट है, बेईमान है, अराजकता फैली हुई है। वहाँ पर राजा नहीं है, इसलिए वहाँ पर अराजकता फैली हुई है।
सब लोग मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं है, सब अपनी मन की कर रहे हैं, किसी की जान और धन संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार होता है जो घबराहट के समय की पुकार होती है, या जो हाय हाय करते हैं ना, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, घबराहट में जो पुकार निकलती है उसे बोलते हैं हाहाकार मचना। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। वहाँ पर तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक, शासन करने वाले की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम अगर वहाँ जाओगे तो वहाँ का जो बिगड़ता हुआ हालात है वह सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चल पड़ा। उसके वहाँ पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। दारा के वहाँ पहुँचते ही वहाँ के हालात सुधरने लगे, अच्छे होने लगे। वह नगर नगर खुद जाता, वहाँ पर दरबार लगाता, दोषियों को सजा देता और न्याय करता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। अब चारों ओर शांति फैल गई। लोग दारा के गुण गाने लगे कि ये बहुत ही अच्छा है। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। उन्हें सुन सुनकर फूला ना समाता। शाह के कानों तक भी सभी बातें पहुंच रही थी। उन बातों को सुन सुनकर शाह फूला ना समाता। वे बहुत खुश होते। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई। अब दरबारियों की जो जेलसी थी वो और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने लगे। भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। अब दरबारियों की जलन या ईर्ष्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे कि दारा के खिलाफ वे क्या बोलेंगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं। दारा जहाँ भी जाता था घोड़े में जाता था। उसके साथ और एक घोड़ा रहता था। उस घोड़े में एक बक्सा रहता था। उस बक्से के बिना वो कहीं भी नहीं जाता था। शब्दार्थ देखिए, कीड़े निकालना मतलब दोष निकालना। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं बाहर निकलता था। उस बक्से के बिना दारा कभी भी नगर से बाहर नहीं निकलता था। वो जहाँ भी जाता था उस बक्से को लेकर ही जाता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। अब उन्हें एक मौका मिल गया, एक चांस मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं परंतु वह बेईमान है। उन्होंने शाह से कहा कि आप दारा को समझते हैं, वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत सच्चा है, लेकिन वह तो बेईमान है। शाह ने बिगड़ कर कहा, गुस्सा होकर कहा, तुम मुझसे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। राजा ने गुस्सा होकर बोला, तुम लोग उससे जलते हो इसलिए ऐसे बात कर रहे हो, तुम लोग उसके खिलाफ मेरी कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। वे बोले कि हम जो कह रहे हैं उसके सबूत भी हमारे पास है, हमारे पास प्रूफ भी है। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? दरबारियों ने कहा, क्या आपको नहीं पता कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा भी लेकर जाता है? उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा लेके जाता है? हाँ, मैंने सुना है, राजा ने बोला। उन्होंने पूछा, हजूर आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? फिर उन्होंने बोला, दरबारियों ने, हुजूर आपने कभी सोचा है उस बक्से में ऐसी क्या चीज़ है जो वह हमेशा उसे अपने पास रखता है, अपने साथ रखता है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वह क्या रखता है। शाह ने विचारों में डूबकर कहा, मुझे भी कभी कभी विचार होता है, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि आखिर उस बक्से में वह क्या रखता है। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। तब दरबारी बोले, उस बक्से में दारा उस पैसे को, उस धन दौलत को रखता है जिससे उसने बेईमानी से, छल कपट से इकट्ठा किया है, धोखे से इकट्ठा किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं, ढोंगी है। दरबारियों ने बोला, वह ईमानदार नहीं, वह सच्चा नहीं, वो प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार बनने का ढोंग करता है, वह ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया।
समझ में नहीं आता था कि क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। अब साहब बड़ी उलझन में पड़ गए कि वो क्या करे। अगर दारा बेईमान होगा तो संसार में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता है। साहब बहुत दुखी थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, उलझन में पड़ चुके थे। उसने दूत को भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। उन्होंने दूत भेजा और दारा को बुलवाया। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा। हाजिर मतलब उपस्थित होने का आदेश सुनकर उसे बहुत अजीब सा लगा। परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा। लेकिन वह तुरंत ही राजमहल की ओर आ गया और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। वह जब आया उसके साथ वह बक्सा भी था। दरबार दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। राजा का दरबार दरबारियों से खचाखच, मैंने बहुत सारे दरबारी वहाँ पर थे। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुरा रहे थे। सबकी निगाहें दारा के उस बक्से पर थी और दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि हमारी बातें आज सच होने वाली है। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। दारा ने बहुत ही अदब से इज्जत से कहा, ए ईरान के शाह, राजा, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। अब कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। शाह बोला, दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। शाह ने बोला कि दारा, हमने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें इज्जत दिया, तुम्हें गवर्नर बनाया, पर तुमने मुझे आज निराश किया, मुझे दुखी किया। वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया। शाह गुस्से से चिल्लाए और बोले, क्या यह सच नहीं है कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? राजा चिल्लाकर गुस्से में बोले, क्या यह सच नहीं है तूने बेईमानी करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? हमने तो तुझे इतना धन दिया था, क्या वह तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी कर रहा है, बेईमानी से धन इकट्ठा कर रहा है, धोखेबाज बन गया है? यह झूठ है, दारा ने नरमी से उत्तर दिया। दारा ने बहुत ही नरमी से, बहुत ही धीरे से बोला कि यह बात बिल्कुल झूठ है, मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। उसने बोला, मेरे पास ईमानदारी, सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं है। शाह ने झल्ला कर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसे क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? अभी राजा बहुत ही झल्ला कर, चिढ़ कर उससे बोले कि तुम्हारे इस बक्से में क्या है जो तुम जहाँ जाते हो इसे लिए जाते हो? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दारा ने सिर झुकाकर कहा कि इस बक्से में मेरा असल धन है, असली धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। दरबारियों की आंखें चमकने लगी कि उन्होंने जैसा कहा था राजा के कान भरे तो वो सच होने वाला है। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। दारा ने बोला, इस बक्से में मेरा असल धन है। राजा ने बोला, खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था। उस बक्से में क्या था? भेड़ के ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं, जैसा कोट चरवाहे लोग पहनते हैं। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। शाह ने पूछा, ये क्या है? तो दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ों को चराता था। मैं इसलिए इसे अपने साथ रखता हूँ कि मुझे याद रहे कि मैं गरीब चरवाहा हूँ, मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो कि मैं आज बड़ा आदमी हो गया, ये मैं ना सोचूं। यही मेरा असल धन है, यही मेरी सच्चाई है, मेरी असलियत यही है कि मैं एक गरीब चरवाहा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा का अर्थ है पिन ड्रॉप साइलेंस। पूरा चुप्पी छा गई, शांति छा गई। दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। जिन दरबारियों ने उस पर इल्ज़ाम लगाए थे उनके सिर शर्म के मारे भी झुके हुए थे। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया।
फिर शाह बोले ये देश धन्य है जिसने दारा जैसे इतने महान व्यक्ति को जन्म दिया है, जो अपनी पहचान, अपनी असलियत को भूलना नहीं चाहता। बड़े आदमी होने के बाद वह नहीं चाहता कि उसमें घमंड आए, इसलिए वो अपने साथ एक पुराना कोट लेकर फिरता है कि उसे याद रहे कि वो गरीब चरवाहा है। तो ये है शीर्षक असल धन। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का नाम असल धन क्यों रखा गया है। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम जिंदगी में किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर अपनी असलियत या आप पहले क्या थे या आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। तब आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।